नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे तबादलों के इंतजार की जो खत्म हो गया है, लगभग खत्म ही हो गया है। कहा जा रहा है कि 1 मई से नई तबादला नीति जो है वो आ जाएगी और 1 मई से ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। लाखों कर्मचारी 3 सालों से तबादले नहीं होने से परेशान थे, उनके तबादले हो जाएंगे और सैकड़ों और हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें इस बात का डर है कि बड़ी मुश्किल से मलाईदार जगह पर बैठे थे और अब तबादला होकर के पता नहीं कहां फेंके जाएंगे। तो कहीं खुशी है, कहीं गम है। इस बीच कर्मचारियों का एक और दर्द आज सामने आया। आज मध्य प्रदेश के आईपीएस कैडर के जो अधिकारी हैं उनका डीए बढ़ाकर 55% कर दिया गया। कर्मचारी 50% पर अटके हुए हैं। अब कर्मचारियों का कहना है कि हमसे क्या खता हुई, और अगर पैसे देने की बात आती है तो पहले निचले स्तर पर दीजिए क्योंकि उन्हें ज्यादा जरूरत है। तो कर्मचारियों की एक तरफ उनके साथ हो रही है कथित अनदेखी और दूसरी तरफ ट्रांसफर को लेकर के कहीं गम कहीं खुशी। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो ट्रांसफर को लेकर के लंबा इंतजार हो रहा था, उसको लेकर क्या कह रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सबसे पहले ये सुनिए। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले अगली कैबिनेट तक ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मुझे संतोष है कि हमने अपना भर्ती अभियान जो चलाया हुआ है, एक एक विभाग की समीक्षा करते हुए एक एक पद पे अधिकांश लोगों को मौका मिले। और उधर अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किस तरह से तबादला उद्योग एक बार फिर से चलेगा। कांग्रेस के आरोप क्या लग रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। पॉलिसी खुल नहीं जाएगी, ट्रांसफर उद्योग खुल जाएगा। ये एक उद्योग है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी कई आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर किए हैं। डराओ, मुख्यमंत्री के खजाने में पैसा जमा कराओ, जिसका पैसा ज्यादा जमा हो जाता है उसका ट्रांसफर रुक जाता है, या जिसका ज्यादा पैसा जमा हो गया उसको बहुत ही अच्छी जगह पोस्टिंग मिलती है। तो ये ट्रांसफर उद्योग चालू होने वाला है। और वहीं कर्मचारी नेताओं का क्या कहना है, क्या वो जानते हैं कि सभी अच्छे ट्रांसफर होंगे या उन्हें भी इस बात की आशंका है कि कुछ ऐसे लोगों के ट्रांसफर भी हो जाते हैं इसमें जो धन धान्य से भरपूर होता है, जो अधिकारियों को खुश कर देता है। इस ट्रांसफर नीति को लेकर के कर्मचारी नेताओं की क्या सोच है, रमेश राठौर को सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता 55% कर दिया गया है। हम उसका विरोध नहीं करते, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो अन्य कर्मचारी हैं, नियमित शासकीय कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उन सब का भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। महंगाई बढ़ते जा रही है, लेकिन ये देखा गया है कि केंद्र सरकार महंगाई दर के अनुसार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को तो बढ़ा देती है, लेकिन राज्य सरकार उसको 6-6 महीने 1-1 साल तक विलंब करती है। तो ये दरअसल आपत्ति थी कि अधिकारियों का महंगाई भत्ता तो बढ़ रहा है, कर्मचारियों का नहीं बढ़ रहा। और ये बहुत जायज आपत्ति भी थी क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आर्थिक लाभ किसी को देना होता है तो हम देखते हैं कि निचले तबके से शुरू किया जाता है, पर यहां उल्टा हो रहा है। इस पूरे मसले को लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। क्या है सवाल, आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एमपी में ट्रांसफर से रोक हटी, 1 मई से तबादलों की लगेगी झड़ी। 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगी राहत, कई सालों से जमे लोगों की आफत। अधिकारियों का डीए बढ़कर 55% हुआ, कर्मचारियों ने कहा हमसे हुई क्या खता। अधिकारियों का बढ़ गया, कर्मचारियों का अटक गया। एमपी में लाखों कर्मचारियों में कहीं खुशी कहीं गम। 1 मई से ट्रांसफर होंगे दनादन। तो कुछ कर्मचारी डरे हुए भी हैं और कुछ कर्मचारी खुश हैं। तो आपको बता दें कि ये कर्मचारी जो हैं इंतजार कर रहे थे लंबे वक्त से, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी 3 साल से करीब इंतजार कर रहे थे कि ट्रांसफर जो है उस पर से बैन हटे, और अब वो दिन आ गए हैं। तो देखते हैं क्या कहना है कर्मचारी नेताओं का, बीजेपी का, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो
तो आइए सीधे रुख करता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जुड़ गई हैं, उनका स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। उपाध्यक्ष संयुक्त मोर्चा रमेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं रमेश राठौर जी आपके पास। आखिरकार इंतजार खत्म हो रहा है, कर्मचारियों में कहीं खुशी है कहीं गम है। यह भी कहा जा रहा है कि अब वो लोग जो अच्छी जगह पर जमे हुए हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ट्रांसफर रुकवाने के लिए कहां जुगाड़ लगानी है, कौन सी लिंक निकालनी है, कितने पैसों का बंदोबस्त करना है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग खुश भी हैं, उन्हें लग रहा है कि कम से कम अब हम 3 सालों से जो इंतजार कर रहे थे वो पूरा होगा। रमेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है रमेश जी तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। मैं जल्दी जी रमेश जी मेरा सवाल यही है कि किस तरह की प्रतिक्रिया है, कहीं खुशी कहीं गम, ये हम शब्द जो दिया है, लाइन हमने दी है, इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं आप? नहीं, बिल्कुल सही है। और सबसे ज्यादा तो खुशी सबसे लोगों में है, क्योंकि पिछले 3 साल से स्थानांतरण पे बैन लगा हुआ था, स्थानांतरण हो नहीं गए थे, क्योंकि पहले चुनाव था, चुनाव के बाद नई सरकार आई, नई सरकार ने भी स्थानांतरण पे नहीं किए, तो इसलिए 3 साल से स्थानांतरण पे बैन था। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बन गई थी जिसमें कर्मचारियों को स्थानांतरण की आवश्यकता थी। बहुत सारी नई भर्तियां हुई हैं, कई इस बीच में 3-4 साल के अंदर कई महिला संवर्ग ऐसे थे जिनकी शादियां हो गई हैं, उनको अपने ससुराल जाना है, और कुछ ऐसी थी जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन उनकी पोस्टिंग बहुत दूर हो गई, वो अपने घर आना चाहते हैं, माता पिता के पास आना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है यह बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है। इससे कई सालों से जो इंतजार कर रहे हैं उनको राहत मिलेगी। दूसरी तरफ ऐसी बहुत सारी समस्याएं कि कुछ कर्मचारी गंभीर बीमार हैं, जहां वो पदस्थ हैं वहां पे उनको इलाज की सुविधा नहीं है, चिकित्सा सुविधा नहीं है, तो ऐसे लोग ऐसे अस्पतालों के पास आ सकेंगे जहां पे उनका इलाज संभव हो सकेगा। तो कुछ शहर से ग्रामीण में जाना चाहते हैं, कुछ ग्रामीण से शहर में आना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। चूंकि शासन 2 तरह के ट्रांसफर करता है, एक तो होते हैं स्वैच्छिक, दूसरे होते हैं प्रशासनिक। जो अभी खुलने वाली है यह स्वैच्छिक नीति है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को अपनी स्वेच्छा के आधार पर जाने आने की छूट मिलेगी, वह जा सकते हैं। इसमें 2 तरह से ट्रांसफर होते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो वो राज्य स्तर से होते हैं, उनको विभागीय मंत्री करता है। दूसरे होते हैं जिले के अंदर, उनको जिले का प्रभारी मंत्री अनुमोदन के बाद आदेश जारी करता है। तो जो स्वैच्छिक स्थानांतरण होते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट भत्ता नहीं दिया जाता, लेकिन जो प्रशासनिक ट्रांसफर होते हैं उनमें शासन को ट्रांसपोर्ट भत्ता देना पड़ता है। यदि एक जिले से दूसरी जगह शासन ने प्रशासनिक ट्रांसफर किया है तो कर्मचारी अपनी मर्जी से तो गया नहीं है, वो शासन की मर्जी से गया है, तो शासन को उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस देना पड़ता है। जैसे यहाँ से वो सामान लेके जाएगा, ट्रक से आएगा जाएगा, तो उसका जो भी भाड़ा होता है वो शासन देती है। लेकिन स्वैच्छिक में कोई पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि कर्मचारी अपनी मर्जी से जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन रमेश जी मैं आऊंगा आपके पास अगला भी सवाल लेकर के, उससे पहले मैं वंदना त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं। वंदना जी देखिए, ट्रांसफर होना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं उनकी, कई बार व्यावसायिक परेशानियां होती हैं। अगर मान लीजिए कोई और भी परिवार में कोई काम कर रहा है, उसको लेकर के दिक्कतें होती हैं। एक मानवीय जरूरत तो है ट्रांसफर, पर दिक्कत यह है कि ये मानवीय जरूरतों के लिहाज से कम और आर्थिक फायदों के लिहाज से ज्यादा होता है, और ये हमेशा से होता रहा है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। बस ये है कि जो सत्ता में होते हैं वो ये बात कहते हैं गलत है, जैसे विपक्ष में आते हैं वो भी ये आरोप लगाते हैं। तो इस बार की जो ट्रांसफर नीति आएगी, किताबों में कुछ भी लिखा हो पर एग्जीक्यूशन ट्रांसपेरेंट होगा, उसकी क्या व्यवस्था है? नमस्कार अभिलाष जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए अभिलाष जी, जिस प्रकार से सरकार ने नई ट्रांसफर नीति लाने का निर्णय लिया है और जिस प्रकार से अभी माननीय ने बताया था कि किस प्रकार से बहनें परेशान हैं, कोई अपने ससुराल से दूर है, किसी की नई शादी हुई है, किसी की डिलीवरी हुई है, वो अपने पति से दूर रह रहा है। इस तरह की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये नीति लेकर आए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर पर जो ट्रांसफर होंगे वो जिले, किसी को एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो विभागीय मंत्री करेगा, और जिले में प्रभारी मंत्री जी अनुमोदन के साथ इसका कार्य करेंगे। अब देखिए अभिलाष जी, ये जो नीति मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, इसके पीछे एक बात बहुत स्पष्ट है
कि जो लोग लंबे समय से स्थानांतरण के लिए या ट्रांसफर के लिए तरस रहे हैं, और इसका नाम भी है स्वेच्छानुसार स्थानांतरण, तो इस खास करके मैं महिला हूं इसलिए महिलाओं के एंगल से इस बात को बोलूंगी कि महिलाएं जिस प्रकार से परेशान हो रही हैं, अपने परिवार से दूर है, कोई अपने पति से दूर है, किसी को इलाज की जरूरत है, अच्छे चिकित्सालयों से दूर है, उनके लिए ये नीति बहुत शुभंकर साबित होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी निर्णय लिए हैं हमेशा कर्मचारियों के हित में लिए हैं, कर्मचारी फ्रेंडली, एम्प्लॉय फ्रेंडली नीति लेकर आए हैं। और अब जब आप जिस प्रकार से ठगी और ये बिचौलिए और इस प्रकार की जो बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर उठाती है कि ट्रांसफर होगा तो बीच में लोग पैसा खा लेंगे या इस प्रकार की बातें, तो देखिए कांग्रेस पार्टी को ये बात शोभा भी देती है अभिलाष जी। अपने मध्य प्रदेश में 300 आईएएस ऑफिसर्स हैं, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार में 561 ट्रांसफर्स हुए थे। एक आईएएस अधिकारी का 3 बार ट्रांसफर। विदिशा की घटना आपको पता होगी, सुबह 9 बजे एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति होती है, 11 बजे दूसरे की होती है, शाम को 5 बजे तीसरे आईएएस अधिकारी की, कलेक्टर की वहां नियुक्ति हो जाती है। एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक ही स्थान पर 2-2 कलेक्टर नियुक्त हुए हैं। यह निर्णय ही नहीं हो पा रहा था कि कौन से कलेक्टर महोदय ज्वाइन करे। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह जी का वो काल, जब पर्ची पर लिखकर अर्जुन सिंह जी नियुक्तियां कर दिया करते थे। तो जिन लोगों की इस तरह की मानसिकता है वो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। आपने देखा था कमलनाथ जी के काल में किस प्रकार से 4,500 कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग हुए थे। तो इस प्रकार की अराजकता मचाने वाली कांग्रेस पार्टी को हमेशा यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई नीति लेकर आई है तो उसके पीछे कोई दूषित भावना है। हम स्पष्ट कर देते हैं, हम कर्मचारियों के हित में कार्य करते हैं और इसीलिए इस प्रकार की नीति लेकर आए। ठीक है, योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगीराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए ये दावे अपनी जगह ठीक है, पर एक यहां पर मैं देख रहा हूं टेक्निकल चीज की 10% से ज्यादा ट्रांसफर एक विभाग में नहीं हो सकेंगे। एक क्लॉज जो अभी तक पता चला है। दूसरा क्लॉज ये पता चला है कि ऐसे लोग जो 3 साल से ज्यादा जमे हैं उनके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्शन लगते हैं, क्योंकि 3 साल से तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, सरकार ने बैन ही नहीं हटाया 3 साल से। और अगर हम देख लें हर विभाग में तो लगभग 10 क्या मुझे लगता है 60-70% ऐसे होंगे जो 3, 4 या 5 साल से एक जगह पर जमे होंगे। तो ऐसे में तो ये ट्रांसफर जो होगा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसमें ये सही और सभी लोगों को जिनको जरूरत है क्या उनको फायदा दे पाएगा, या यहां से भी ये जो 10% की कैपिंग लगा करके ये भी एक तरह से करप्शन का रास्ता अधिकारियों ने खुद के लिए खोल लिया कि भाई 10% हो गए, अब आपका नहीं हो पाएगा, तो फिर बोली बढ़ जाती है अगर कोई व्यवस्था बनानी है तो। देखिए ये इस हिसाब से तो फिर कर्मचारियों को 3 साल की छूट देनी चाहिए। ये ठीक वैसे ही जैसे आवेदन के लिए उम्र निकल जाए 2 साल बाद तो 2 साल की छूट दी जाती है। मतलब ये है कि 3 साल पे चूंकि आपने लगाया हुआ कि 3 साल से जो लोग जमे हुए उनके ट्रांसफर होंगे, तो चूंकि 3 साल से ट्रांसफर ही नहीं हुए तो इसका अर्थ ये कि थोड़ा और बढ़ाया जाए उस अवधि को। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ अभिलाष जी, हमेशा ट्रांसफर को लेकर नीतियाँ आती हैं और हर सरकार, हर मुख्यमंत्री अपनी नीति लेके आता है और यही होता है कि साहब हम बहुत बढ़िया ट्रांसफर पॉलिसी लेके आएंगे, लेकिन नीति करीब करीब वही होती है जो पिछले 10-15 सालों से घूम रही है। अब जैसे अभी जो नीति है वो भी यही है कि प्रभारी मंत्री जिले से बाहर ट्रांसफर करेंगे और विभागीय मंत्री जिले से बाहर ट्रांसफर करेंगे और प्रभारी मंत्री जिलों के जिलों में करेंगे। तो यही तो पहले था। पहले थोड़ा सा अंतर यह था कि प्रभारी मंत्री को बहुत ज्यादा पावर थे, लेकिन अब विभागीय मंत्री करेंगे, तो ये एक नेचुरल है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। दूसरा ये है कि 3 साल से जमे व्यक्ति कर्मचारी को ट्रांसफर होंगे, ये पहले भी तय था। 10% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे, ये भी तय था। तो फिर नया क्या है? तो कुल मिला के ये है कि ये चूंकि ये बात जरूर है कि 3 सालों से कर्मचारी बहुत सारे परेशान थे। जैसा रमेश जी ने बताया, जैसा कि वंदना जी ने बताया, कई लोगों की वास्तव में जरूरत है जो ग्रामीण अंचलों में पड़े हुए चाहते हैं, उनके वो इलाज चाहते हैं या और जो दूसरी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए वो शहर आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और ट्रांसफर चूंकि होते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं खुशी होती है। लेकिन जो गम वाली बात है, मेरा ये मानना है कि ट्रांसफर पॉलिसी में किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डर जैसा माहौल नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर पॉलिसी एम्प्लॉय फ्रेंडली होना चाहिए। अब एक सवाल ये है, जैसे मान लो कोई बहुत बढ़िया कर्मचारी आपका 3 साल से एक विभाग में जमा है और वो बहुत शानदार काम कर रहा है, तो क्या उसका ट्रांसफर कर देंगे आप? जो अच्छे लोग हैं उनको तो आपको वहां रखना ही पड़ेगा।
जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो आदमी 3 साल से जमा है और बल्कि 5 साल से जमा और भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसकी तमाम शिकायतें हैं, उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये जो बातें हैं इसमें तालमेल होना बहुत जरूरी है। वास्तव में जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे या जिनको लगता है कि ये पॉलिसी के मुताबिक काम नहीं कर रहे, तो उनको पनिश के तौर पर ट्रांसफर होना ही चाहिए। लेकिन केवल इस आधार पर 3 साल से किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाना चाहिए कि साहब उसको 3 साल हो गए। ठीक है। एक और बात और है कि मध्य प्रदेश में इतने सारे संवर्ग हैं, मैं एक लाइन और बोलूंगा जी। मध्य प्रदेश में इतने सारे संवर्ग हैं कि सबकी पॉलिसी अलग अलग है। अब एक सचिवालय कर्मचारी संघ है, कर्मचारी हैं, उनके ट्रांसफर ही नहीं होते कि साहब वो तो सचिवालय में रहेंगे। दूसरे तृतीय वर्ग कर्मचारी हैं, तीसरे ये जो शिक्षकों के हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके के जो वर्ग हैं, अलग अलग तरह के जो संवर्ग हैं, उसको लेकर एक क्लियर कट पॉलिसी होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ट्रांसफर पनिश उन्हीं को किया जाए जो वास्तव में पनिशमेंट के लायक है, लेकिन जो बेहतर काम कर रहा है उसकी तो सेवाएं लेनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। ठीक है सर। रमेश राठौर जी, आपके पास आता हूं। एक और बड़ा मुद्दा है, ये मध्य प्रदेश के जो आईएएस अधिकारी हैं मध्य प्रदेश कैडर के, 55% डीए मिल गया इनको, अच्छी बात है। केंद्र के समान डीए प्राप्त कर लिया। तो ये जो भागीरथी है, ये तो ऐसा लगता है कि उल्टी चलती है, ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, जबकि पैसों का प्रवाह सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट खुद को कहते हैं। तो वो होना चाहिए कि जब भी हम पैसे बढ़ाएं, वेतन बढ़ाएं, डीए बढ़ाएं, कोई भी महंगाई भत्ता बढ़ाएं, कोई भी हम राहत पहुंचाएं, तो वो नीचे से होनी चाहिए। तो ये उल्टा क्यों चल रहा है मध्य प्रदेश में? इसकी कोई खास वजह आपको पता हो? और कर्मचारियों की जो मांग है वो रखिए आप। देखिए, यदि आईएएस अधिकारियों के डीए बढ़ा है, 55% हुआ है, तो हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। हाँ। हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो भी शासन के अंग हैं। हाँ। और जो छोटे कर्मचारी हैं वो भी शासन के अंग हैं। चूंकि आईएएस अधिकारी जो होते हैं उनका केंद्रीय कैडर होता है, वो केंद्र से यहाँ पे आए हुए होते हैं जी। तो जो केंद्रीय वेतनमान मिलता है, केंद्रीय डीए बढ़ता है, उसके अनुसार जब उनका बढ़ता है तो यहाँ पे भी बढ़ जाता है। लेकिन आज से 20 साल पहले एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो 20 साल पहले की बात बतला रहा हूँ, इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि यदि भले ही वो केंद्र के कर्मचारी हों, लेकिन यदि स्टेट के कर्मचारियों को जितना महंगाई भत्ता मिलता है उतना ही महंगाई भत्ता उनको मिलेगा। उनकी जब तक नीचे के कैडर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता या राज्य शासन महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा देती थी, तब तक सेंट्रल का डीए उनको नहीं लगता था। दूसरी बात एक यहाँ पे ये भी है कि एक तुलसीदास जी की चौपाई है, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी हमारे मुखिया ऐसे होने चाहिए कि वो सभी खाते वाले एक जगह से हैं, लेकिन उसका पोषण सारे अंगों को मिलता है। तो यदि डीए बड़ा है तो ये डीए सभी को मिलना चाहिए था। जो अभी मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं वो 55% से पीछे, मतलब जो अभी 55% हो गया उनको 50% मिल रहा है। 50% डीए बढ़ रहा है। 3 शासन ने पहले बढ़ा दिया था, आज से 6 महीने पहले, वो भी नहीं मिला। अभी 2 और केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया, वो भी नहीं मिला। क्योंकि महंगाई तो केंद्र से लेकर राज्य तक एक समान बढ़ती है, लेकिन डीए नहीं बढ़ पाता है। हम शासन से मांग करते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप उनका बढ़ा रहे हो, लेकिन आप जो चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, शिक्षक, अन्य कर्मचारी, उनका भी डीए उसी अनुसार बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई भी एक समान सभी के लिए लागू होती है। ठीक है जी, मैं आ जाता हूं जल्दी से वंदना जी आपके पास। वंदना जी, ये बात देखिए, रमेश जी चूंकि कर्मचारी नेता हैं, वो बहुत खूबसूरती से बात रखते हैं। वो जानते हैं कि मुझे कर्मचारियों का हित भी साधना है और सरकार को नाराज भी नहीं करना है ताकि उनके साथ गलत हो जाए। तो उन्होंने कहा कि 20 साल पहले एक नीति होती थी जिसमें यह था कि भले ही आप सेंट्रल कैडर के लोग हैं या आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, लेकिन अगर राज्य में, जिस राज्य में है, वहां पर जो राज्य के कर्मचारियों का डीए होगा वही आपका होगा। 20 साल बाद पहले की बात अगर मैं याद करूं तो लगभग इसी टाइम के आसपास बीजेपी मध्य प्रदेश में काबिज होती है। और फिर मैं बात करूं तो आप कहते हैं कि डबल इंजन की रफ्तार से काम होगा। ये अच्छे कामों के लिए डबल इंजन की रफ्तार क्यों नहीं होती है, इतना स्लो क्यों है? और ये होना भी चाहिए भाई। अगर एक केंद्र का कर्मचारी, एक आईएएस साहब, कलेक्टर साहब जब मार्केट में जाते हैं तो उन्हें भी तो आलू उसी रेट में मिलता है ना जिसमें रमेश राठौर जी को मिलता है, या तृतीय वर्ग कर्मचारी या हमारे संविदा वर्ग के लोगों को मिलता है। अब 20 साल में भी अगर राज्य सरकार मध्य प्रदेश की, जिसमें से 18 साल, 18.5 साल बीजेपी की सरकार है,
वो केंद्र के समान वेतन नहीं दे, डीए नहीं दे पा रही, जो 20 साल पुराना वादा है, कोई आज का वादा नहीं है कि हम केंद्र के समान आपको डीए देंगे, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो एक जब हम कंपैरिजन करते हैं 20 साल पहले का और आज का करते हैं, तो 20 साल पहले जो आईएएस अधिकारी थे उन्हें राज्य का जो डीए था वो मिलता था, राज्य का जो महंगाई भत्ता था वो मिलता था। लेकिन आज कम से कम हम स्थिति पर आ गए हैं कि केंद्र का जो डीए है वो हम अपने आईएएस अधिकारियों को दे पा रहे हैं। तो देखिए स्थितियों में सुधार हुआ है, अब माने ना माने अभिलाष जी, स्थितियों में सुधार हुआ है। आज हमारे साथ 57,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की जो संख्या मुझे जहां तक मालूम है 57,000 कर्मचारी हमारे साथ कार्य कर रहे हैं और 300 आईएएस अधिकारी कार्य कर रहे हैं। तो जब सरकार कर्मचारी फ्रेंडली नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है तो इस दिशा में भी ध्यान दिया जाएगा। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि एक जमाना हुआ करता था जब ये सारी चीजें, ये सारी नीतियां पर्ची से हुआ करती थी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर चीज पर्ची से। आज नीतिगत तरीके से हो रहा है। और जो एक बीच में योगेश जी ने बात बोली थी उस पर भी मैं एक पॉइंट कहना चाहती हूँ कि देखिए जिस प्रकार से एक करप्शन को लेकर बात है कि जो कर्मचारी करप्शन में लिप्त पाया जाता है और 5 साल से जमा बैठा है और कोई अच्छा काम कर रहा है, इस बात का मैं उनका समर्थन करती हूँ। बहुत विद्वान है वो, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये सरकार भी ध्यान रखेगी कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य जिस प्रकार से हम करते हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो तत्काल प्रभाव से उसका ट्रांसफर किया जाएगा और जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसे उसी स्थान पर रखा जाएगा। रही बात डीए की, तो देखिए केंद्र सरकार का डीए आईएएस अधिकारियों के लिए लागू होता है क्योंकि आईएएस अधिकारी सेंट्रल को रिपोर्ट करते हैं। स्टेट के लिए जो भी प्रोविजंस है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अवश्य उसको भी लेकर जिस प्रकार से कर्मचारियों के हित में अभी इन्होंने ये निर्णय लिया है, आगे इस पर भी निर्णय अवश्य लिया जाएगा। ये मैं बिल्कुल आप निर्णय ले रहे हैं, मैं जानता हूं। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि हर जो चुनावी घोषणा पत्र होता है उसमें ये होता है, ये पार्ट क्यों नहीं पा रहा है? इतना डिफरेंस तो नहीं है, ये पट क्यों नहीं पा रहा है? या तो मंशा ही नहीं है कि कर्मचारियों को बराबर देना है केंद्र के बराबर, क्योंकि बीजेपी के लगभग हर घोषणा पत्र में हम देखते हैं कि केंद्र के समान डीए दिया जाएगा, और ये सुनते 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 20 साल निकल गए और अभी भी हम सोच रहे हैं कि हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो उतना तेज तो नहीं है फिर वंदना जी जितना आप लोग कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में उतनी रफ्तार नहीं है कर्मचारियों के हितों की, खासतौर से जो निचले कर्मचारी हैं, जितना आप दावा कर रहे हैं। 20 साल में 1% भी बढ़ाते रहते ना तो 20% का डिफरेंस होता, ज्यादा से ज्यादा तो खत्म हो जाता। मैं आपके इस बात पे नहीं, बिल्कुल अभिलाष जी, इस बात पे मैं आपका समर्थन नहीं करूंगी। देखिए आज जो सरकारी कर्मचारी हैं कांग्रेस के ज़माने में जिस स्थिति पर थे उससे बहुत बेहतर स्थिति में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जितने वादे किए हैं उनमें से लगभग सारे वादों पर पार्टी ने काम किया है। और रही बात, आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ देखिए कि आज अगर ये नीति हम लेकर आए हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिस प्रकार से ट्रांसफ़र की नीति हम लेकर आए हैं 3 साल बाद, तो इसी प्रकार से हम विभिन्न बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं। पर आप एक कंपैरिजन जो मैंने बताया था 57,000 और 300 का अंतर समझिए अभिलाष जी। 57,000 कर्मचारियों पे उसे लागू थर्ड, ये अंतर तो हमें नहीं समझना, ये अंतर बीजेपी की घोषणा पत्र समिति को समझना है मैडम, जो लिखता है कि हम कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए देंगे। रमेश राठौर जी, होता है कि नहीं होता घोषणा पत्र में, ये बताइए। जी घोषणा पत्र में भी होता तो ये अंतर हमें नहीं समझना, ये कर्मचारियों को नहीं समझना। ये बजट का जो प्रावधान है, ये जो बीजेपी की घोषणा पत्र समिति होती है मध्य प्रदेश की, उसे समझना चाहिए कि ऐसा वादा हम ना करें जिसको आगे जाकर के हमें ये दलील देनी पड़े कि वो 300 है या 58,000 है, हम कैसे करेंगे। वंदना जी, देखिए अभिलाष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। अभिलाष जी देखिए, बीजेपी की जो घोषणा पत्र में चीजें लिखी रहती हैं उस पे लगभग सब पर हम कार्य करते हैं। और हमारा जो एक मिशन हम लेकर चलते हैं और 4 बिंदुओं पर, और 4 जो हम जातियां मानते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनको हम प्राथमिकता पर रखकर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा हम अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कार्य कर रहे हैं। और अगर कार्य नहीं कर रहे होते तो कैबिनेट में जो ये निर्णय लिया गया है और जिसको अगले कैबिनेट में मंजूरी भी मिल जाएगी, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए, और खास करके जो महिला सरकारी कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, जो विभिन्न पदों पे पदस्थ हैं, जो लंबे समय से
अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, हाँ। उनके लिए अगर सरकार इतनी बड़ी नीति लेकर आई है तो अभिलाष जी बाकी बिंदुओं पर भी कार्य होगा ठीक और हो रहा है। तो ठीक। हम ये नहीं कह सकते कि हम कर्मचारियों के साथ गलत करते। देखिए, कांग्रेस पार्टी से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक एम्प्लॉय फ्रेंडली स्कीम और एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है। ठीक है, योगीराज योगेश जी आपके पास आता हूं। ये जो कर्मचारियों और अधिकारियों के डीए के बीच में अंतर होता है, बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए, अधिकारी जो है वो तय कर लेते हैं कि देखिए हमारा वेतन जो है इतना होगा, अधिकारी तय कर लेते हैं कि हमारा डीए इतना होगा, फिर अधिकारी ये तय कर लेते हैं कि हम केंद्र के कर्मचारी हैं, हम राज्य की सरकार के पास आएंगे और यहाँ एक नियम है कि राज्य के अनुसार हमें डीए मिलेगा, तो इसको चेंज करवा लेते हैं और इसको हम केंद्र से जोड़ लेते हैं। मतलब मंशा बहुत 20 साल पहले ही स्पष्ट थी कि राज्य के कर्मचारियों को कभी केंद्र के कर्मचारियों के हिसाब से डीए तो मिलना ही नहीं है, इसलिए ये चेंज हुआ ना। तो ये मंशा अधिकारियों की भी थी और 20 सालों से ये मंशा सरकारों की भी है। और उसके बाद वो जो आईएएस अधिकारी हैं वो भी कहते हैं हम कर्मचारियों के हित में काम करते हैं, और जो जितनी सरकारें आती हैं वो भी कहती हैं, पर इस नियम को नहीं बदलते। सबसे अच्छा तरीका है कि आप आईएएस अधिकारी जो नियम नीति बनाते हैं उनके डीओ को जोड़ दीजिए, क्लब कर दीजिए राज्य सरकारों के साथ। आप देखिए कैसे नहीं बढ़ता फिर कर्मचारियों का, क्योंकि उन्हें अपना बढ़वाना है तो वो बढ़वा लेंगे। तो नियम बनाने वाली सरकारें तो नाम मात्र की होती है, खेल तो सारा अधिकारी करना है। योगीराज जी, अभिलाष जी, असल में क्या है, ठीक वैसे ही है जैसे ट्रांसफर के नाम से कई लोगों की नींद उड़ जाती है। हाँ। वैसे ही केंद्र जब डीए बढ़ाता है तो राज्य सरकार की नींद उड़ जाती है, क्योंकि सरकार के पास पैसा तो है नहीं, बड़े मुश्किल से तो लाडली लक्ष्मी की किस्त दे पा रहे हैं। तो और कर्मचारियों को मनाना आसान भी होता है। देखिए, एक लाभार्थी वर्ग होता है, एक वोट बैंक जो होता है, उसको मनाना बड़ा मुश्किल होता है। लाडली बहनों, लाडली लक्ष्मियों के लिए कैसे भी करके किस्त आएगी आएगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन कर्मचारी, चूंकि सरकार के कर्मचारी हैं, उनको समझाया जा सकता है कि भैया थोड़ा और रुक जाइए, हम बढ़ाएंगे, हमारी पॉलिसी है, हमने घोषणा पत्र में कहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक कारण तो मिल ही जाता है कर्मचारियों को। जैसे अब आईएएस का बढ़ा तो निश्चित तौर पे उसका असर पड़ेगा, एम्प्लॉय डिमांड करेंगे कि साहब केंद्र के समान हमारा डीए होना ही चाहिए, और ये सरकार का वादा है। तो मुझे ऐसा लगता है देर सवेर इनका भी बढ़ेगा, लेकिन तब तक सरकार इनको कैसे मैनेज करेगी ये सरकार की कार्यकुशलता पर डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार आर्थिक बोझ तले पहले ही बुरी तरह दबी हुई है। ठीक, सरकार की बजट का आधा हिस्सा ये तनख्वाहों पर और इन पे डीए पे जाता है। तो ये कुशल प्रबंधन का भी एक परीक्षा है सरकार की। और कुशल प्रबंधन ये अधिकारी जो हैं कर्मचारियों के लिए कितना अच्छा करते हैं कि दिग्विजय सिंह के जमाने में संविदा कल्चर शुरू कर दिया गया था। अब बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया कि बताइए, दोयम दर्जे का कर्मचारी बनाकर रख दिया। और फिर बीजेपी आती है, वो कहती है संविदा क्या है, कर्मचारी है तो कर्मचारी है, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे। फिर और कुछ अधिकारी आते हैं, वो और ज्ञान देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी केस वेस कर देते हैं। अच्छा, तो ये क्या संविदा कर्मचारी, और हम आपको आउटसोर्स पर रखेंगे, और वो व्यवस्था लागू हो गई। मुझे इस बात को लेकर बड़ा अचरज होता है कि जिस बात का बीजेपी विरोध करती रही संविदा कर्मियों को लेकर, आज तक वो ताने कांग्रेस पर मारती है और खुद आउटसोर्स कल्चर को डेवलप करके रखा हुआ है। और जो थोड़े बहुत बचे हुए सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी डीए के लिए बार बार इंतजार करना पड़ता है, इवन ट्रांसफर 3-3 साल तक नहीं हो पाते हैं। ये बेसिक नीड्स हैं कर्मचारियों की। और जो बचे कुचे कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के, जो पूर्ण सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें पूर्ण शासकीय लाभ मिलते हैं, उनकी बेसिक नीड को तो प्रायोरिटी पर पूरा करना चाहिए, ये उम्मीद की जा रही है। अब सरकार कह रही कि बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं, देखते हैं कि 3 सालों बाद ट्रांसफर की नीति जब आती है तो कितनी ट्रांसपेरेंट होती है और डीए का जो अंतर है ये कब तक पूरा होता है। बहुत शुक्रिया वंदना त्रिपाठी जी, योगीराज योगेश जी, रमेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।